राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि मातृकला एवं शिशु पालन का अर्थ एवं महत्व से का टॉपिक ए है, स्त्री प्रजनन एवं पुरुष प्रजनन अंग। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसे हम लोग जो कि देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विषण के कार्य हैं, तो विषण के क्या कार्य हैं? तो यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करता है। ये जो कि दोनों करता है, विषण का दोनों कार्य है, तो उपयुक्त दोनों है। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। तो विषण जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, टेस्टिस, तो यह जो कि सभी पशुओं तथा मानव में पाई जाने वाली एक जो है कि सभी पशुओं तथा मानव में पाई जाने वाली नर जनन शक्ति ग्रंथि है, जिसका प्रकार मादा में डिंड ग्रंथि या अंडाशय होती है। जैसे कि ओवरी, जैसे मादा में महिलाओं में ओवरी होता है और उसी प्रकार पुरुषों में जो कि वृषण टेस्टिकल या टेस्टिस होता है। तो उसी प्रकार नरों में वृषण के दो कार्य हैं। पहला जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना होता है। वृषण के कितने कार्य हैं? दो कार्य हैं। पहला शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से जो है कि कौन सा जो है कि स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है? तो डिंब ग्रंथि, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, तो ये सभी जो कि स्त्री प्रजनन अंग में आता है। वास डिफरेंस जो है कि नहीं आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वास डिफरेंस स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है। नए जीवन के लिए वह विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं: प्रजनन अंग, आंतरिक अंग, वाह अंग। तो आंतरिक अंग में जो कि अंडाशय, डिंब ग्रंथि, जिसे ओवरी कहा जाता है, ओवरी, और अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब होता है, और गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वेंजाइना, ये सभी जो कि आंतरिक अंग है। और वह अंग में जो कि इतना है: मांस प्यूबिन, मांस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, पेरिनियम, लेविया माइनोरा, क्लीनटोरिस और वेस्टिब्यूल, योनि का वाह छिद्र, मूत्र मार्ग का वाह छिद्र होता है। यह सब जो है कि वाह अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि कथन ए पूछा है कि कह रहा है कि महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं आमतौर पर भली भांति सूचित होती है। महिलाओं की जो है कि प्रजनन स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर जो कि भली भांति सूची होती है। और कारण देखते हैं। तो कारण कह रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य समस्या निजी और अकथनीय बीमारियों की श्रेणी में आती है। तो यह जो है कि पहला जो कि गलत है, पर ए जो है कि आर जो है कि सही है। प्रजनन स्वास्थ्य समस्या जो कि निजी और अकथनीय बीमारियों की श्रेणी में आती है, तो यह सही है। और यह कारण आर कह रहा है कि महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर भली भांति सूचित होती है, तो यह गलत है। महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य समस्या आमतौर पर भली भांति सूचित नहीं होती है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर जो कि ए सही है और आर जो है कि गलत है। सॉरी, ए गलत है पर आर सही है, तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा। तो सूची 1 में दी गई सांख्यिकी सूची का मिलान सूची 2 में दिए गए विवरण से कीजिए। तो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड का रहा है कि टी टेक्सटाइल का संबंध किससे है? तो टी टेक्सटाइल जो कि टी टेक्सटाइल दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच या आंकड़े बराबर में या बाइवेरियल वितरण या जनसंख्या माध्यम के विरुद्ध माध्यम की जांच। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा, जनसंख्या माध्यम विरुद्ध माध्यम की जांच होता है। और जो है कि एफ टेस्ट क्या है? तो एफ टेस्ट जो है कि एफ टेस्ट जो है कि दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच। क्या है एफ टेस्ट? दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच, तो यह एफ टेस्ट है। और काई स्क्वेयर को यह जो कि आंकड़े बारंबार में है, आंकड़े बारंबार में है,
पियर्सन जो कि वाई वेरिएट वितरण है, पियर्सन का संबंध वाई वेरिएट वितरण से हो जाएगा। तो टी टेस्ट जो कि विरुद्ध जनसंख्या माध्यम के विरुद्ध माध्यम की जांच, एफ टेस्ट दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच, काई स्क्वेयर जो कि आंकड़े बराबर में है, और पियर्स जो है कि बाई वेरिएंट वितरण है। तो पहले का जो कि चौथा हो जाएगा, तो इसमें जो कि बी में भी चौथा है और डी में भी है। फिर जो कि एफ टेस्ट जो है कि दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच हो जाएगा, दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच हो जाएगा। तो एफ टेस्ट, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें पहला चौथा पहला है। तो सही सुमेलित इस प्रकार है, टी टेस्ट जनसंख्या माध्यम के विरुद्ध माध्यम की जांच होता है, और एफ टेस्ट जो कि दो से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच होता है, और काई स्क्वेयर्स जो कि आंकड़े बारंबार में है, पियर्स जो कि बाई वेरिएट वितरण है, पियर्स क्या है, बाई वेरिएट वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित क्या होता है। तो पीछे मलाशय रहता है और सामने जो कि मूत्राशय के मध्य जो क्या स्थित होता है, तो वह जो है कि गर्भाशय स्थित होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो गर्भाशय नाशपाती के आकार की एक संरचना है। क्या है गर्भाशय? एक नाशपाती के आकार की एक संरचना है जो उदर गुहा के नीचे सीढ़ी में स्थित होती है, तथा जिसके पीछे मलाशय तथा सामने की ओर मूत्राशय स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण का तक विकसित होने के लिए स्थान प्रदान करना है। जैसे देखिए गर्भाशय क्या है, तो यह जो है कि गर्भाशय है, स्त्री गर्भाशय है, यह गर्भाशय है। तो यह नाशपाती के समान है। पूछ देता है कि गर्भाशय किसके आकार के समान है, तो नाशपाती के आकार के समान दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडाणु परिपक्व होता है, तो अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है, तो 28 दिन में परिपक्व होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 28 दिन में परिपक्व होता है अंडाणु। तो 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतया युवा हो जाती हैं तथा उनके योनि मार्ग से रक्तस्राव होना प्रारंभ होता है। उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री की प्रजनन इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो गई हैं तथा उनकी माता बनने की जैविक क्षमता आ गई। अगर मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ क्या है, स्त्री प्रजनन इंद्रियां जो है कि पूर्णतः विकसित हो गई है तथा उनमें जो है कि माता बनने की जैविक क्षमता आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से कि 22 जोड़े जो कि समान होते हैं और एक जोड़ा जो कि अलग होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या इनकी संख्या 43 होती है। इनमें जो है कि 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, जिनमें समजात गुणसूत्र कहते हैं, जिसे जो है कि समजात गुणसूत्र कहते हैं। परंतु 23वें जोड़े का क्रोमोसोम पुरुष और महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोसोम एक्स तथा पुरुष में जो है कि एक्स वाई होता है। वाई ही लिंग निर्धारण करता है। अगर यक्स एक्स होगा तो लड़की होगी, अगर यही यक्स वाई होगा तो लड़का होगा। पुरुष से ही लिंग निर्धारित होता है, लड़की लड़का का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में हास्य होता है और स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों की पुरुषत्व में कमी आती है। तो पूछा क्या है कि मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में हास्य होता है और स्त्रियों के संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है। तो यह क्या है, तो इसका जो है कि मेनोपॉज कहा जाता है इसे। तो मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों की पुरुषत्व में कमी आती है, तो इसे मीनोपोज कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेक्स क्रोमोसोम की अशुद्ध विभाजन में से संबंधित है। सेक्स
क्रोमोसोम अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। तो कौन सी विसंगतियां हैं? तो यह जो है कि डाउन सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्डर्स सिंड्रोम और टर्न सिंड्रोम, यह तीनों है जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं, यह तीनों हैं। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अस्पर्मेडिट से शुक्राणुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो है कि शुक्रोत्सर्जन या शुक्राणु या जो है कि अस्पर्मिएशन या अस्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो अस्पर्मेटिन में से जो कि शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया अस्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शुक्राणु कोशिका में शुक्राणु बनते हैं। तो एक शुक्राणु कोशिका में जो है कि 4 शुक्राणु बनते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थिका इंटरना कोशिका बनाती है। तो यह जो कि इसका क्या हो जाएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थिका इंटरना कोशिका बनाती हैं। तो यह जो कि कार्पल लुटियस बनाते हैं। तो अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलोसा और थिका इंटरनल कोशिका जो है कि कार्पल लुटियस का बनाती हैं। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करना है। तो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग कर क्या कहलाएगा? तो जो है कि केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। केंद्रक को जो है कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करना होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर जो गोले जैसी मध्य भाग में और किनारे की ओर जो गोले जैसी रचना दृष्टिगोचर होती है वही केंद्रक है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी आकृति गोल होती है, यह गहरे रंग का होता है और इसके केंद्रक द्रव्य के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसको जो है कि केंद्रक झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया है। तो अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? अंडा बनाना, अंडे का निष्कासन, अंडे का वृद्धि। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंडोत्सर्जन, तो निष्कासन हो जाएगा, अंडे का निष्कासन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुक्र जनन नलिका में उपस्थित होती है। तो शुक्र जनन नलिका में क्या उपस्थित होती है? तो वृषण उपस्थित होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, वृषण उपस्थित होता है। तो शुक्र जनन नलिका में जो है कि वृषण में उपस्थित होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके हो रहते हैं उससे वृषण कोश कहते हैं। चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है इसलिए यह बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुक्राणुओं की परिपक्वता में होती है। शुक्राणुओं की परिपक्वता में क्या होती है? तो शुक्राणुओं की परिपक्वता में वजह की अधिवृषण होता है। क्या होता है? अधिवृषण होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो शुक्राणुओं की परिपक्वता अधिवृषण में होती है जिसे जो है कि इपिडीमिस भी कहा जाता है अधिवृषण को। और यही अधिवृषण जो कि इपिडीमिस वृषण की प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक एक पतली नली निकालती है जिसे वास इन्फरेंसिया कहते हैं। यही जो है कि अधिवृषण वृषण की एक प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक एक पतली नली निकाले जाए जिसे क्या कहा जाता है? पतली नली को शुक्र जनन नलिका से एक एक पतली नली निकलती है तो उससे जो है कि वास इन्फ्लुएंसिया कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसे आप लोग याद कर लीजिए। वास इन्फ्लुएंसिया कहते हैं। सभी वास इन्फ्लुएंसिया विषण से बाहर आकर एक जाल बनाते हैं जिसे विषण जाल कहते हैं। इस विषण जाल से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है
जिसे अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण का अंतिम सिरा संकरा होकर शुक्र वाहिनी बनाता है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व एवं ग्रहण होता है। अधिवृषण में जो है कि शुक्राणुओं का परिपक्व एवं संग्रहण होता है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि नर में FSH, नर में जो है कि FSH कोशिकाओं का उद्दीपन करता है। तो नर में जो कि FSH कौन सी कोशिकाओं का उद्दीपन करता है, तो यह इसका तो ये जो कि सर्टोली कोशिका होता है। कौन सा होता है? सर्टोली कोशिका होता है। नर में FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, तो यह जो कि सर्टोली कोशिका होता है, FSH। तो सर्टोली कोशिका होता है, तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। नर में FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। तो FSH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका निर्माण जो कि श्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। नर में FSH हार्मोन सेमिनोफेरस नलिकाओं को जो है कि उद्दीप्त कर के शुक्राणुओं को प्रभावित करता है। FSH अनुपस्थिति में शुक्राणु संभव नहीं है। FS की अनुपस्थिति में जो है कि शुक्राणु संभव नहीं है। ये लोग आप लोग जान लीजिए। तो FS की अनुपस्थिति में शुक्राणु जो कि संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्पस लुटियस स्रावित करता है। तो कार्पस लुटियस क्या स्रावित करता है? तो यह जो है कि प्रोजेस्टेरॉन और स्ट्रॉन स्रावित करता है। तो इसका आंसर जो कि ए और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो कार्पस लुटियस प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन स्रावित करती है। यह मादा हार्मोन, इसका श्रावण तरुणावस्था प्यूबर्टी में से आरंभ होता है। तो इस हार्मोन्स का श्रावण ग्रेफियन पुटकेथिका इंतरना द्वारा किया जाता है। इस हार्मोन द्वारा मादा में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इस हार्मोन द्वारा मादा के विभिन्न जननांगों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फैलोपियन नली भी कहलाती है। तो फैलोपियन नली क्या कहलाती है? तो फैलोपियन नली जो है कि अंड नली या गर्भाशय एम्प्यूली या जो कि एंडोमेट्रियस, तो जो है कि यह अंड नली कहलाती है। फैलोपियन नली जो कि अंड नली कहलाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो यह फैलोपियन नली अंड नली भी कहलाती है। अंडवाहिनियां प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका शुरू होती है, जिसका दूसरा सिरा जो है कि गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसे ही अंडवाहिनी कहते हैं और यह अंडाणुओं को गर्भाशय में पहुंचाती है। इसे ही जो कि अंडवाहिनी से फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और जब अंडाणु अंडाशय में देह गुहा में आता है, तो यह पूर्ण परिपक्व नहीं होता। इसका शेष परिपक्व अंडवाहिनी में ही होता है। निषेचन की क्रिया भी अंडवाहिनी में ही होती है। मादा जनन तंत्र में पहुंचने के पश्चात नर शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 2 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारक पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि अभिभावकों की अनुमत बोध वर्जन हित प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। अभिभावकों की अनुमत बोधक वर्जन हित प्रणाली जो कि सर्वोत्तम मानी जाती है। और कारण आर करा कि अभिभावक बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देते हैं। तो अभिभावक जो कि बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देते। इसमें जो कि क्या सही है? तो अभिभावक की अनुमति बोध व जनहित प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यह जो कि सही नहीं है। अनुमत बोध और वर्जन हित जो है कि प्रणाली सर्वोत्तम नहीं मानी जाती है। और कारण आर कह रहा है कि अभिभावक बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देता है। अभिभावक जो कि बच्चों के किसी भी कार्य में दखल नहीं देता है। तो यह सही है। तो इसका आंसर ए सही, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि
स्वैलिंग बालक के स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो स्वलीन बालक के स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। तो यह जो कि एको ले लिया होगा, एको ले लिया हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एको ले लिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो यह जो है कि अंडाशय में अंडकोश में होते हैं। किसमें होते हैं? तो मादा प्रजनन प्रणाली के जो है कि हजारों अंडे जो कि अंडकोश में होते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह बादाम के आकार की दो रचनाएं होती हैं और गर्भाशय कौन से आकार की होती है? गर्भाशय जो कि नाशपाती के आकार की होती है और अंडकोश तो यह जो कि बादाम के आकार की होती है। यह बादाम के आकार की दो रचनाएं होती हैं, जैसा कि यह है इसका, यह गर्भाशय है और यह जो है कि अंडकोश है। थोड़ा सही नहीं बन रहा है तभी बता दे रहे हैं। तो यह अंडकोश है, तो यह बादाम के आकार की है और यह जो कि गर्भाशय है तो यह नाशपाती के आकार की है। तो यह बादाम के आकार के दो रचनाएं होती हैं जो कि श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक स्थित है। तो अंडाशय की रचना तंतु में ऊतक पेशी से बनी है। अंडाशय का वह भाग कार्टेक्स कहलाता है। अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक अंडाणु की भावी गुड़ का निर्माण करते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के अंडकोश में हजारों अंडे होते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के अंडकोश में हजारों अंडे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? तो आर एक्स और वाई दोनों जो है कि बच्चे के गुण का लिंग निर्धारण करता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्स एक्स गुणसूत्र मिलने से जो कि लड़की होती है और एक्स वाई गुणसूत्र मिलने से जो कि लड़का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। तो कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। तो यह जो है कि ग्रेफियल फुटक व कार्प लुटियस से होता है। ग्रेफियल फुटल व कार्पस ल्यूटियस से होता है। तो स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न ग्रेफियल फुटल व कार्प ल्यूटियस से होता है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। तो स्त्री अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव जो कि कार्प लुटियस द्वारा होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किससे होता है? कार्प लुटियस द्वारा होता है। और गर्भ हार्मोन्स इससे जो कि गर्भ हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि सामान्य गर्भावस्था में समान गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन से, या जो कि समान गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन से। और एस्ट्रोजन स्त्री अंडाशय के ग्रेफियल फॉलिकल्स द्वारा साबित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कि कार्पस लुटियस द्वारा होता है और यह गर्भ हार्मोन से होता है, समान गर्भाशय जो है कि के लिए आवश्यक हार्मोन से। और एस्ट्रोजन स्त्री के अंडाशय के ग्रेफियल फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होता है। कुछ देखा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? तो यह जो कि कार्पस लुटियस द्वारा होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो यह जो कि स्त्री के अंडाशय के ग्रेफियल फॉलिकल्स द्वारा साबित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडाणु का उत्पादन करता है। तो अंडाणु का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अंडाणु का उत्पादन करता है तो यह जो है कि अंडाशय में उत्पन्न होता है, जिसे अंडकोश भी कहा जाता है। तो अंडाणु का उत्पादन अंडाशय में होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अंडाशय किसके जैसा दिखता है? तो यह जो है कि बादाम के जैसा। तो अंडाणु का उत्पादन अंडाशय में होता है। महिलाओं में गर्भवती होने की संभावना अंडाशयों से
शुरू होती है, जो दो छोटे अंडाकार अंग होते हैं तथा गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। अंडाशय डिंब से भरे होते हैं। अंडाशय किससे भरे? डिंब, जिसे अंडों से अंडों भी कहते हैं, भरे होते हैं। हर मासिक चक्र के बाद जो है कि 1 से 3 अंडे अंडाशय में परिपक्व होता है, शुरू हो जाते हैं, परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। जो कि हर मासिक चक्र के बाद जो है कि 1 से 3 अंडे जो है कि अंडाशय में परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे अधिक परिपक्व डिंब निकटतम डिंब वाहिनी नलिका द्वारा खींच लिया जाता है। जो सबसे ज्यादा परिपक्व होता है तो वह डिंब वाहिनी नलिका द्वारा, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, नलिका द्वारा खींच लिया जाता है, जहां पुरुष के शुक्राणुओं से निषेचित होने के बाद भ्रूण के रूप में वापस स्त्री गर्भाशय में पहुंच जाता है। और यही निषेचित नहीं होता है तो यह मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण है, तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे है? तो पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है। तो यह सही है, पुरुष शुक्राणु द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। अगर एक्स होगा तो लड़की होगी, अगर वाई होगा तो लड़का होगा। तो एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का, तो पुरुष के शुक्राणु द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु द्वारा होता है। माता पिता के गुणसूत्रों या क्रोमोसोम का एक एक जोड़ा सेक्स लिंग क्रोमोसोम्स कहलाता है। यह शिशु का लिंग निर्धारण करता है। स्त्रियों में दोनों सेक्स क्रोमोसोम समान आकार एवं आकृति के होते हैं, जिन्हें एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जबकि पुरुष एक्स वाई एक एक्स तथा दूसरा वाई क्रोमोसोम्स होता है, जो अपेक्षाकृत छोटा होता है। जब डिंब शुक्राणुओं के एक्स क्रोमोसोम से निषेचित हो जाता है तो शिशु लड़की होती है, और यही डिंब शुक्राणु जो कि वाई क्रोमोसोम से निषेचित होता है तो शिशु लड़का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुणसूत्र पर ध्यान दिया जाता है? तो बच्चों की स्कूली वस्त्र के लिए निम्न में से किस गुणसूत्र का ध्यान दिया जाता है? तो पक्का रंग, सरंध्र, और जो है कि असो अवशोषकता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो बच्चों के सरकार द्वारा बच्चों व उनके अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए भोजन व वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। इसी के लिए वह कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए इसकी व्यवस्था करती है। बच्चों के लिए स्कूली वस्त्र का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा पक्के रंग का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा ऊर्जा या धूप का अवशोषक हो, अर्थात शरीर पर तीव्र गर्मी का एहसास ना हो। कपड़ा साफ होना चाहिए, कपड़ा सरंध्र होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुक्राणु पाए जाते हैं तो गर्भाशय में, डिंब वाहिनी नलिकाओं में, योनि में, वृषण में। तो शुक्राणु जो कि वृषण में पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिज कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। शुक्राणु मनुष्य के वृषण में पाए जाते हैं। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए यह शरीर से बाहर पाए जाते हैं। ध्यातव्य है कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो दोनों पैरों के मध्य शिश्न के दोनों ओर लटके रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो शुक्राशय जो है कि स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, नर प्रजनन अंग है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और गर्भाशय, डिंब वाहिनी नलिका, अंडाशय जो कि स्त्री प्रजनन अंग है। तो अंडाशय, गर्भाशय तथा डिंब वाहिनी स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग है, जबकि शुक्राशय पुरुष प्रजनन अंग है, जो प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। शुक्राशय की दीवारों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है, जो शुक्राशय में स्थित शुक्राणुओं का पोषण करता है। इसी द्रव में ही वीर्य का अधिकांश भाग बना होता है। दोनों तरफ के शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं, जिसे रसखलन वाहिनी कहते हैं। इसी नली के माध्यम से शुक्राशय शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचाता है।
इसी नली के माध्यम से जो कि शुक्राशय शुक्राणु को मुक्त मार्ग में पहुंचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मातृ मातृ कल्याण के लिए सेवा है, तो मातृ कल्याण के लिए कौन सी सेवा है? तो इसका जो है कि मातृ कल्याण के लिए गर्भवती माता के लिए होगा और प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए होगा। तो मातृ कल्याण की सेवा जो कि गर्भवती माता के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए, तो इनमें से सभी के लिए है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो मातृ कल्याण के लिए सेवा का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था या सेवा है जिसमें गर्भस्थ माँ की सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान की जा सके। इस परिस्थिति में उनके लिए निम्नलिखित सेवाएं की जाती है। गर्भवती माँ की देखभाल संबंधी सेवाएं, बच्चे के जन्म देने के दौरान सेवाएं, माँ एवं शिशु कल्याण के लिए सेवाएं इत्यादि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। तो प्रसव केंद्र, शिशु दवाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य दर पे, देखिए शिक्षा हो जाएगा, तो शिक्षा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन जो कि शिक्षा है। तो बाल मृत्यु के दर के प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण मुख्यतः निमोनिया ही होता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान के सबसे उपयुक्त माध्यम शिक्षा, इसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जा सकती है कि बच्चों को बाल मृत्यु से कैसे बचाया जाए और उनकी देखभाल कैसे की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य? बाल अवस्था में मृत्यु होना या बालक का अवस्था में संक्रमित होना, जन्म देने की अवस्था, जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। तो इसका जो कि आंसर सही होगा, जन्म लेने की अवस्था, जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना जो कि बाल मृत्यु का तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। तो प्रति 1000 शिशुओं की मृत्यु में होने वाली मृत्यु को बाल मृत्यु कहा जाता है। तो बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या होती है जन्म लेने की या जन्म से 1 वर्ष तक की आयु में अगर बच्चे की मृत्यु हो गई हो तो उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। नोट जो है कि मेडिकल जर्नल लेसेंट को ही एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 5 वर्ष से कम आयु के 90 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो लेसेंट के एक रिपोर्ट के अनुसार जो है कि वर्ष 2016 में 5 वर्ष से कम आयु के 9 लाख बच्चों की मृत्यु भारत में हुई, जो विश्व में सर्वाधिक है, विश्व से सर्वाधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है। तो शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, तो उन्नति श्रेष्ठ, समान या महत्वपूर्ण है। तो शिशु अवस्था जो कि जीवन की एक अवस्था है, तो यह महत्वपूर्ण अवस्था है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शिशु अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहते हैं। फ्रायड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। क्रो ने 20वीं सदी का बालक की शब्दावली कहा है। तो फ्रायड ने क्या कहा इस अवस्था को? 5 से 6 वर्ष की होती है, तो इस अवस्था को जो है कि फ्रायड ने बालक का निर्माण काल कहा है। और जो है कि क्रो ने क्या कहा है? क्रो ने क्या कहा है? तो ये 20वीं सदी के बालक की शताब्दी कहा है, बालक की शताब्दी कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। तो सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, मिकोनियस या इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। मेकोनियस जो है कि शिशु का पहला मल जो होता है उसे मेकोनियस कहा जाता है। तो शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम निकलने वाला पदार्थ कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान तीसरे से चौथे माह के बीच स्त्री शरीर में बनने लगता है। तो कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में ही होने लगता है। बेहद सुपाच्य यह दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैटस के अलावा
रोगों से बचाव करने का गुण भी होता है, जबकि मेकोनियस गर्भस्थ शिशु के कोलन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है, जो कि पाचन एंजाइमों, प्रोटीन और मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु जो है कि 25 से 30 वर्ष है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु का गला साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो शिशु का गला साफ करने के लिए जो है कि बोरिक्स लोशन का प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक्स लोशन, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। तो निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर। तो सबसे ज्यादा मसाला वसाला पीसा है तो मिक्सर ग्राइंडर हो जाएगा। तो मिक्सर ग्राइंडर द्वारा घर में सबसे, यह जो कि दैनिक कार्य है, तो ये मिक्सर ग्राइंडर जो कि समय को बचत करता है। और इसे सिलबट्टे से पीसेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मिक्सर ग्राइंडर द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। रसोई के कार्य शल्यकरण उपकरणों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। गीला सूखा मसाला, चटनी, दाल, चावल इत्यादि पीसने, मिल्क शेक बनाने में यह उपकरण समय तथा शक्ति दोनों को बचाता है। विद्युत संचालित मोटर के आधार पर बना वह यंत्र जो कि बाल के सिद्धांत पर काम करता है। थकान दूर करने के उपाय हैं। तो कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना या आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। तो जो है कि थकान दूर करने का उपाय है जो कि कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, उससे मन उबाऊ होने लगेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो थकान दूर करने के उपाय है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। रेखित या ऐच्छिक पेशियों में निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से आकुंचन क्षमता प्रभावित होती है, इसे पेशी थकावट कहते हैं। कुछ समय विश्राम कर लेने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और पेशी सामान्य स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं। तो स्त्री के अंडाशय में जो है कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन और रिलैक्सिन, यह तीनों हार्मोन जो है कि स्त्री के अंडाशय में स्रावित होते हैं। तो इनमें से सभी, तो इन सभी कार्य क्या है तो देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा एस्ट्रोन और रिलैक्सिन स्त्री अंडाशय में स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण कार्पस लुटियस द्वारा किया जाता है। इसका जो है कि सामान्य गर्भावस्था के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। और एस्ट्रोजन का स्राव जो कि ग्रेपियन पुटिका द्वारा किया जाता है, जबकि रिलैक्सिन का स्राव जो कि प्लेजेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है। शिशुओं के जन्म में सहायक होता है, जो कि हार्मोन शिशुओं के जन्म में सहायक होता है। कौन सा? रिलेक्टिन का स्राव जो कि प्लेजेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है, जो कि शिशुओं के जन्म में सहायक होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण किस ग्रंथि में होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण किस ग्रंथि में होता है। तो अंडाशय, वृषण, थायराइड, अवधिवृक्क होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण जो है कि वृषण में होता है, सॉरी अंडाशय में होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, अंडाशय। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कि स्त्री हार्मोन से, यह जो है कि हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय ग्रंथि में होता है। अंडाशय या बादाम के आकार की दो रचनाएं होती हैं, जो कि श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक स्थिति है। अंडाशय की रचना तंतु में ऊतक पेशी से बनी है। अंडाशय का वह भाग जो कि कॉर्टेक्स कहलाता है। अंडाशय का वह भाग क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स कहलाता है। तो टॉपिक डी है, तो इसका क्लास जो है कि हम जो है कि कर लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।